हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमर कुमार स्वागत करता हूँ आपका फिर से आपके अपने चैनल द रैबिट ब्रेन में। और आज आपके लिए पहला एसएसटी का क्लासेस, जिसमें मैं आज क्लास ले रहा हूँ ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के क्लासेस आज हम लोग करते हैं। नितेश सर, हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर में आपका एसएसटी के बाकी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो इन सब का भी क्लासेस लेकर के आ जाएंगे। तब तक हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम लोग। और ये है ज्योग्राफी का आज पहला क्वेश्चन। वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, यानी खगोलीय पिंड को हम लोग सेलेशियल बॉडी बोलते हैं, तो दैट सेलेशियल बॉडी दैट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, उन सबको क्या कहा जाएगा। क्या वो ग्रह होंगे, क्या वो उपग्रह होंगे, क्या तारे होंगे, क्या क्षुद्र ग्रह होंगे। आप लोग आंसर कर सकते हैं 5 सेकंड लेकर के। उम्मीद करता हूं आपने आंसर सोच लिया होगा। तो क्या आंसर है? क्या वो ग्रह है? बिल्कुल नहीं। क्या वो उपग्रह है? बिल्कुल नहीं। क्या वो तारे हैं? एकदम सही। हम लोग बोलते हैं तारे, तारों को ही हम लोग बोलते हैं कि इनमें अपनी लाइट होती है। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो दुनिया में तारे बने हुए हैं उन सब में एक ही गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। और जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इन हाइड्रोजन के एटम्स को आपस में मिलाया जाता है तो वो बनाते हैं हीलियम। वो बनाते हैं हीलियम। ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि तारों के, आपने कभी भी, है ना, जब लाइट नहीं हो, ध्यान रखिएगा, अब तो लाइट पॉल्यूशन ही इतना हो गया, प्रकाश पॉल्यूशन ही इतना हो गया कि आसमान में बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती है। लेकिन यदि लाइट ना हो और गांव घर में आप रह रहे हो, तब आसमान में दिखिएगा, देखिएगा कि तारों की विभिन्न आकृतियां बनती है ना। तारों की बहुत सी अलग अलग आकृतियां बनती है। तो मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि इन आकृतियों को क्या कहा जाता है। ये जो आकृतियां बनती है, इन आकृतियों को क्या कहा जाता है। ठीक है। क्या वो तारे बोलते हैं उसको, या सप्तऋषि बोलते हैं, या नक्षत्र मंडल बोलते हैं, या क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। 5 सेकंड लेके आंसर कर सकते। क्या आंसर हो जाएगा? क्या वो तारे होंगे? अरे तारे तो बहुत सारे दिखते हैं लेकिन उससे शेप नहीं बनता है। ठीक है। सप्तऋषि, ठीक है, ये एक ही शेप है, लेकिन इन शेप के ग्रुप को भी कुछ कहा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नक्षत्र मंडल या फिर तारा मंडल। या तो बोलेंगे हम लोग नक्षत्र मंडल या फिर क्या बोलेंगे, तारा मंडल। जैसे आपने देखा होगा ना, सप्तऋषि मंडल होता है ना, वो जितनी भी राशियां जो हो गई है ना, राशियां, तो ये राशियां भी जो होती है वो इसी की पार्ट होती है ना, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन ही बोलते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि अर्सा मेजर। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, कई जगह जो है ना, बहुत सारी बुक ऐसी होगी जिसमें उर्सा मेजर लिखा होगा, इसको लिखा होगा उर्सा मेजर, लेकिन मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूं और उसमें लिखा हुआ है अर्सा मेजर। ठीक है। तो तुमको बताना है कि ये अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल जो है वो, इसको और भी किसी नाम से जाना जाता है ना। बताओ कि उसको किस नाम से जाना जाता है। क्या वो बिग बियर है, क्या वो सप्तऋषि मंडल है, या अर्सा माइनर है, और या फिर और बहुत दोनों ही बोलते हैं। ठीक है। 5 सेकंड में आंसर कर सकते हो। उम्मीद है तुमने सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? इसका सही आंसर बिग बियर भी बोलते हैं और इसको सप्तऋषि मंडल हम लोग बोलते हैं। इस वजह से अ और ब दोनों ही आंसर करेक्ट होगा, है ना। जो अर्सा मेजर है उसको बिग बियर भी बोला जाता है और सप्तऋषि भी बोला जाता है। अर्सा माइनर अलग ही कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है। अर्सा माइनर दूसरे कॉन्स्टिलेशन। आ जाओगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं। सौर मंडल जानते ही हो, हमारे जो भी है, हाँ वो बाद में बता ही दूंगा। तो इस सौर मंडल में इनमें से कौन है जो नहीं आता है? क्या वो सूर्य सौर मंडल में नहीं आता, या पृथ्वी नहीं आता, या क्षुद्र ग्रह नहीं आता, या ध्रुव तारा नहीं होता? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो बता सकते हो तुम लोग। क्या सोच लियो? इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य। सूर्य तो होना ही है, क्योंकि सौर मंडल में बिना सूर्य, नाम में सौर मंडल पड़ा है सूर्य की वजह से, इसके बिना काम चलेगा नहीं। इसके चारों ओर घूमने वाले जितने भी प्लेनेट है वो भी इसके पार्ट है, चाहे वो अर्थ हो, चाहे मरकरी हो, चाहे जो भी है। क्षुद्र ग्रह भी इसी के पार्ट है। लेकिन एक जो ध्रुव तारा है, वो ध्रुव तारा इसका पार्ट नहीं है, बल्कि वो क्या है? सप्तऋषि मंडल है ना, हमने पढ़ा सप्तऋषि
सप्तऋषि मंडल, है ना, वो इसके पार्ट है, सप्तऋषि मंडल के पार्ट है। ठीक है, तो इस वजह से ये इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ध्रुव तारा। वैसे एक क्वेश्चन बताओ कि ध्रुव तारा किस दिशा को दिखाता है, पता है? गांव घर में रहने वाला सबको मालूम होता है, तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि ध्रुव तारा किसको बोलते हैं, मतलब कौन सी दिशा को दिखाता है? तो ये हमेशा उत्तर दिशा को दिखाता है ना। धरती का जो नॉर्थ पोल है, ये देखो, ये जो नॉर्थ पोल है धरती का, ठीक है, इसके ऊपर ध्रुव तारा ऐसे चमकता रहता है ना। अरे यार, तारा बनाना भी बड़ा मुश्किल है। ये लो, ठीक है, ये हमेशा ऐसे चमकता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूर्य के सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड कौन सा है? मैंने कुछ नहीं बोला है कि तारा है या ग्रह है या उपग्रह है, मैं सिंपल से मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि सूर्य के सबसे नजदीक खगोलीय पिंड कौन सा है, चाहे जो है। ठीक है, क्या वो बुध ग्रह है या शुक्र है या पृथ्वी है या मंगल है? फिलहाल तो ऑप्शन में ग्रह ही है, तो बता दो कौन सा है। क्या कुछ पता लगा? बिल्कुल, तुमने एकदम सही सोचा होगा। इसका सही आंसर है कौन? बुध, है ना। ये सन हो गया, और सन के जो सबसे नजदीक का ऑर्बिट है, उस नजदीक के ऑर्बिट में जो पहला ग्रह आता है वो क्या आता है? बुध, है ना। बुध ग्रह यहां पर होगा। लेकिन अच्छा, एक चीज और, यदि कोई तुमसे बोलता है कि सन के सबसे नजदीक का उपग्रह कौन सा है, तो क्या बताओगे? सूर्य के सबसे नजदीक का उपग्रह कौन सा है? क्या आंसर है? देखो क्या होता है कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास आएगा शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, और शुक्र के बाद आएगा क्या? पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद पास एक उपग्रह है, और वो क्या है? चंद्रमा है। तो इसके जो सबसे नजदीक का चंद्रमा यानी उपग्रह जो होगा वो कौन सा होगा? हमारा मून, है ना, हमारा मून। यही सबसे नजदीक का चंद्रमा होगा इसके लिए, या उपग्रह होगा इसके लिए। क्लियर है? उपग्रह का मतलब ध्यान रखना, वो नेचुरल सैटेलाइट है ना, प्राकृतिक उपग्रह, वो वाला नहीं है जो हम लोग छोड़ रहे हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? ग्रह, ध्यान रखना, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? क्या वो अरुण ग्रह है यानी यूरेनस, या बृहस्पति यानी कि जुपिटर, या वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून, या द कुबेर यानी कि प्लूटो? आंसर कर सकते हो तुम लोग। कुछ मालूम पड़ा? तो सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा होगा? देखो, सबसे शुरू करते हैं। एक तो होता है बुध सबसे नजदीक, शुक्र, है ना, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और फिर आता कुबेर। लेकिन तुमको पता ही होगा इस कुबेर को ग्रह की बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया है ना, छुआछूत जो है, छोड़ो। तो क्या है, इसको ग्रह की बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया। तो सबसे दूर का ग्रह कौन सा बच गया हमारे पास? अभी हमारे पास बच गया वरुण। वरुण का मतलब नेपच्यून। तो सबसे फार्देस्ट जो प्लैनेट होगा वो कौन सा होगा? नेपच्यून होगा। क्लियर है? आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे कि सौर मंडल के सबसे नजदीक का तारा मंडल कौन सा है? हमारा जो सौर मंडल है उसके सबसे नियर, सबसे नजदीक का तारा मंडल तुमको क्या लगता है कौन सा होगा? क्या वो अर्सा मेजर है, या अर्सा माइनर है, या सप्तऋषि मंडल है, या अल्फा सेंटोरी है? ठीक है, कर सकते हो आंसर? करो। तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? इसका सही आंसर अर्सा मेजर बिल्कुल नहीं है, अर्सा माइनर बिल्कुल नहीं है, सप्तऋषि मंडल नहीं है। इसका सही आंसर क्या चीज है? अल्फा सेंटोरी, है ना। हम लोग रहते हैं कहाँ? हम लोग रहते हैं आकाश गंगा में, है ना, मिल्की वे में, आकाश गंगा गैलेक्सी में रहते हैं। चलो, इसके जो सबसे नियर का जो गैलेक्सी है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? अल्फा सेंटोरी, है ना, अल्फा सेंटोरी। क्लियर है? ये याद रहेगा कि हमारे सबसे नजदीक का जो आकाश गंगा है, तारामंडल है, वो कौन सा है? अल्फा सेंटोरी। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तारामंडल तो वो है, तारामंडल तो वो है, लेकिन यदि मैं ये बोलूं कि सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो तुम क्या बोलोगे?
क्या वो प्रोक्सिमा सेंटूरी होगा या अल्फा सेंटूरी या मंगल या फिर सूर्य? आंसर कर दो। उम्मीद कर रहा हूं आंसर सही होगा तुम्हारा। क्या प्रोक्सिमा सेंटोरी? बिल्कुल नहीं होगा। अल्फा सेंटोरी तो खैर तारा है ही नहीं, कॉन्स्टेलेशन है, तो ये तो होगा ही नहीं। मंगल ग्रह है तो ये भी तारा नहीं है, तो एक ही सही आंसर है, वो क्या है? सन। सोचो ना भाई, ये रहा सन, है ना। बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर देते हैं। ये रहा सन, ये रहा बुध, ये रहा शुक्र और ये रहा पृथ्वी। ये हम लोग हैं। यहां से सबसे नजदीक क्या पड़ेगा भाई? सन। उसके बाद ही ना कोई दूसरा तारा आएगा, है? तो सबसे नजदीक का तारा कौन सा? सूर्य। अगला क्वेश्चन है कि देखो ये 4 ग्रह दिए हुए हैं, इनमें से तुमको बताना है ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह हम लोग किसको बोलते हैं? क्या वो साइरस को बोलते हैं, क्या वो प्लूटो को बोलते हैं, एरिस को बोलते हैं, या सारो को बोलते हैं? ये सीरस है ना, सिरस। तो सिरस को, प्लूटो को या फिर एरिस को बौना ग्रह किसको बोला जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट किसको बोलते हैं? ठीक है, 5 सेकंड है, आंसर कर सकते हो। तो सीरस भी जो है वो बौना ग्रह है, प्लूटो जो है वो भी बौना ग्रह है, एरिस जो है वो भी बौना ग्रह है। तो टोटल मिला करके सारे के सारे क्या हैं? बौने ग्रह। बौने ग्रह मतलब कुल ग्रहों की श्रेणी में जो नहीं आते उसको प्रॉपर ग्रह नहीं बोला जाता है, साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। एस्टेरॉइड में भी बहुत बड़े साइज के एस्टेरॉइड, उनको बोला जाता है क्या? बौना ग्रह। तो प्लूटो को भी ग्रह की कैटेगरी से बाहर निकाल करके हम लोगों ने क्या किया है? बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया है। बेचारा प्लूटो, परिवार से ही बाहर निकाल दिया। ओके, 10th क्वेश्चन है हमारा कि अंतरिक्ष में गया होगा। देखो ध्यान रखना कि यूएसए और रशिया के बीच में ना कंपटीशन चल रहा था कि कौन सबसे पहले स्पेस में जाता है, और इस पर एकदम पैसा बहाए गए, खर्च नहीं किए गए, बहाए गए। जो पैसा लेना है ले लो भाई, लेकिन इज्जत का सवाल है। क्लियर है? तो तुमको ये बताना है कि अब इनमें से कोई तो अंतरिक्ष में पहली बार गया होगा, और इंसान को भेजने से पहले उसने क्या किया होगा कि किसी एनिमल को भेज करके कोशिश की होगी जानने की। तो तुमको ये बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन सा था? क्या वो ह्यूमन था, और या फिर एनिमल था, कि बर्ड था, कि कॉकरोच था, कि इंसेक्ट, अदर इंसेक्ट थे, क्या था? ये तुमको बताना है। ठीक है, आंसर है तुम्हारा, मतलब ऑप्शन है चूहा या फिर कुत्ता या बिल्ली या इनमें से कोई नहीं था। आंसर कर सकते हो, 5 सेकंड का टाइम ले लो। क्या मिला कुछ आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? चूहा, कुत्ता। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले जो अंतरिक्ष में गया था वो कौन गया था? एक कुत्ता, फीमेल कुत्ता था, कुतिया थी, इसका नाम था लाइका, है ना। इसका नाम था क्या? लाइका। ये सबसे पहले स्पेस में गई थी, और उसको किसने भेजा था? उसको भेजा था रशिया ने। ठीक है, उसको भेजा था रशिया ने। ठीक है, तो और एक चीज याद रख सकते हो कि स्पेस की जंग भी रशिया ने ही जीती थी। सबसे पहले स्पेस में रशिया ने ही इंसान को भेजा था, और उस इंसान का नाम था क्या? यूरी गागरिन। उस इंसान का नाम क्या था? यूरी गागरिन। क्लियर है? यही स्पेस में जाने वाला पहला इंसान था। लेकिन इससे भी यूएसए हार नहीं माना, और यूएसए ने कहा कि भाई तू स्पेस में ऐसे घूम के आया ना, मैं मून पे जाऊंगा, चंद्रमा पे जाऊंगा। और जानते ही हो हिस्ट्री है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले जितने भी इंसान हुए, 11 इंसान शायद हैं, और वो 11 के 11 कहां से हैं? यूएसए से हैं। क्लियर है? अपोलो मिशन। बात तो चंद्रमा पर फुटबॉल खेलने में मजा तो आएगा यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये तो जानते ही हो। क्या तुम बता सकते हो कि एक चक्कर लगाने में वो कितना टाइम लेता है? चंद्रमा धरती का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा? क्या वो 30 दिन, 365 डेज, 28 डेज या 27 डेज? कर सकते हो आंसर। क्या आंसर है? 30 डेज? अरे हो तो सकता था लेकिन है नहीं। 365 डेज धरती के लिए है, 28 डेज। तो सबसे करेक्ट आंसर जो है वो क्या चीज है? 27 दिन।
चंद्रमा धरती का चारों ओर चक्कर लगाने के लिए 27 डेज लेता है, और चंद्रमा अपने एक्सिस पर, यानी ये यदि मून है और उसका ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के चारों ओर घूमने में भी वो 27 दिन का ही टाइम लेता है। यानी जितना उसका रोटेशन पीरियड है उतना ही रिवॉल्यूशन पीरियड भी है, रिवॉल्यूशन पीरियड भी है। यही वजह है कि चंद्रमा का हमेशा तुमको एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का देखते रहो दूरबीन से ना, सालों बीत जाएगी, जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन जो चंद्रमा पर जैसा है वैसा का वैसा तुम्हें हमेशा दिखाई देगा। समझे? ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा प्लैनेट हो या सैटेलाइट हो जो मतलब जिसका परिक्रमण काल भी सेम हो और जिसका परिभ्रमण काल भी सेम हो, तो ऐसे कंडीशन में उसका एक ही पोर्शन हमेशा दिखाई देता है। और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे हमने ग्रह ढूंढे हैं, अपने जीने लायक ऐसे बहुत सारे ग्रह ढूंढे हैं जहां पर पानी है, बर्फ है, लेकिन वहां लाइफ नहीं है, जीवन संभव नहीं है। वो कारण है क्योंकि क्या है, उनका जो सन है ना, तो वो क्या है, वो लॉक हो चुके हैं, उनका एक ही साइड हमेशा सन के सामने रहता है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एक पार्ट जो सन के सामने रहता है वहां तो इतनी यानी गर्मी होगी कि बर्फ छोड़ो, बर्फ तो रह भी नहीं सकता है, कांच भी पिघल जाएगा, इतनी ज्यादा गर्मी रही होगी। लेकिन इसके ठीक बैक साइड में उतना ज्यादा ठंड रहा होगा जहां सरवाइव करना संभव नहीं है। क्लियर है? सब चीज होते हुए भी इन ग्रहों पर नहीं रहा जा सकता है ना, और उसका कारण यही। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह, है ना। इनकी कक्षा कहां पर है, किन के बीच में ये पाए जाते हैं? क्या वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में पाए जाते हैं, या मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, या पृथ्वी और मंगल के बीच में पाए जाते हैं, या अरुण और कुबेर ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? आंसर दे सकते हो? 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में ये सारे हैं। ये हो गया सन, ये हो गया मंगल, और ये हो गया बृहस्पति। इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड है, 1 किलोमीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, है ना, 100 मीटर, 120 मीटर, 2 किलोमीटर, इस तरह के इतने बड़े बड़े यहाँ पर बहुत सारे चट्टान के टुकड़े हैं। अच्छा, ये बने कैसे होंगे यार? कुछ तो होगा। तो ऐसा माना जाता है कि 2 बड़े बड़े ग्रह होंगे, वो आपस में ही टकरा गए होंगे, और उनके टकराने से ये छोटे छोटे छल्ले बन गए, बाहर जा नहीं पाए, अर्थ मतलब ग्रेविटेशन में रह गए सन के, और सन के ही चारों ओर ये चक्कर लगाने लग गए, है ना। तो इनको बोला जाता है एस्टेरॉयड। और इसी में एक एस्टेरॉयड है बाबू, सेरस, है ना। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये सेरस इसी में एक एस्टेरॉयड है जो बाकी एस्टेरॉयड से बड़ा है, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ड्वार्फ प्लैनेट। इसको क्या बोला जाएगा? ड्वार्फ प्लैनेट। क्लियर है? याद रहेगा ये। अच्छा, एक चीज कभी देखे हो मूवी वगैरह में, मतलब तुमने कौन सी मूवी देखी होगी यार? थॉर एक मूवी आई थी, इसी का दूसरा पार्ट साइज था, जिसमें क्या होता है, वो जहाज लेकर के जब भाग रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे बीच में छोटे छोटे क्या है, उनको दिखाया जाता है कि टुकड़े हैं, चट्टानों के टुकड़े हैं। ये एस्टेरॉयड उनको बोला जाता है, बट दीज आर नॉट एस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये कोई एस्टेरॉयड इतने नजदीक नहीं होते, नहीं तो इतने नजदीक होते ना तो तुम सोच सकते हो कि हमने बृहस्पति ग्रह पर जो वो भेजा था, केपलर मिशन वगैरह सब जो बृहस्पति पर भेजे हैं, क्या वो कभी पार भी कर पाता इस एस्टेरॉयड बेल्ट को? संभव नहीं था। ये बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इतने दूर कि इससे टकराने की संभावना नहीं बनती। आ जाओगे 13वें नंबर क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है। जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं धरती का? क्या वो बृहस्पति है, क्या वो शनि है, क्या वो शुक्र है, या फिर मंगल है? आंसर कर सकते हो क्या? चलो, तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। इसको धरती का जुड़वा या बहन बोलते हैं। धरती की बहन किसको बोला जाता है? शुक्र को। तुम अपना हमारे इतिहास पढ़ोगे ना, हमारे ग्रंथ जो पढ़ोगे, उन सारे ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि शुक्र जो है वो धरती की क्या है? जुड़वा बहन है। लेकिन मंगल को बोला गया है सुत, धरती का बेटा। मंगल को क्या बोला गया है? धरती का बेटा। तो मंगल जो है वो अर्थ का सन है, और शुक्र जो है वो अर्थ की सिस्टर है। ठीक है, ट्विन है, जुड़वा। ठीक है, किसको बोला जाएगा? शुक्र को, वेनस को।
शुक्र के बारे में तुम कुछ फैक्ट याद रख सकते हो। शुक्र को ही हम लोग मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार और या फिर भोर का तारा, भोर का तारा यानी सुबह सुबह जो दिखता है वो तारा, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसको गांव घर में भूरुकवा भी बोलते हैं, भूरुकवा, ठीक है। इवन ये मॉर्निंग स्टार भी यही है। इवनिंग में जो सबसे चमकदार चीज दिखाई देगा है जुपिटर के बाद, वो है वेनस, ठीक है। तो इसको सांझ का तारा भी कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज हैं। सांझ का तारा बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, तुम पहचान सकते हो कि यस दिस इज वेनस, शुक्र, है ना, अलग ही दिखाई देगा तुमको। अपना अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमारा जो सूरज है उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट में सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। वैसे तो तुमको आंसर पता ही होगा, लेकिन फिर भी चीज है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बृहस्पति। एक बृहस्पति में हमारे धरती जैसे 100 से भी ज्यादा ग्रह समा सकते हैं। धरती जैसे 100 से भी ज्यादा ग्रह बृहस्पति में समा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। प्रॉब्लम ये है कि ये एक गैस है, गैस जाइंट है, ये बहुत बड़ा है लेकिन ये गैस का बना हुआ है, ठीक है। इसी वजह से हमारे फिलहाल तो किसी काम का नहीं है। लेकिन तुमने ब्लैक होल का नाम सुना होगा, है ना। आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसी में एक वर्ड बताया था ब्लैक होल। मतलब ये वो होल है जो दो जगह के डिस्टेंस को बहुत कम कर देते हैं, है ना। बहुत दूर दूर दो ग्रह है, उनके डिस्टेंस को क्या कर देगा, ये कम कर देगा, है ना। इससे तुम दूसरी गैलेक्सीज में भी जा सकते हो। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हम बृहस्पति को जला करके, बृहस्पति की एनर्जी को यूज करके ही हम ब्लैक होल बनाएंगे, ऐसा जो है चल रहा है चर्चा, ठीक है ना। वो बात की बात है, छोड़ो, होने में पता नहीं कितने सालों लगेंगे और हमारी टेक्नोलॉजी वैसी हो भी पाएगी कि नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बस ये याद रखना है तुमको कि बृहस्पति ही सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन यदि मैं तुमसे ये पूछ लूं कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सब साइज में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह होगा बुध। क्या होगा सबसे छोटा ग्रह, बुध, मरकरी, है ना। और एक चीज और ध्यान रखोगे, देखो ये हो गया सन, सन के बाद हो गया मरकरी, मरकरी के बाद हो गया वेनस, वेनस के बाद हो गया क्या चीज, अर्थ, और अर्थ के बाद हो गया मार्स, अर्थ के बाद हो गया क्या, मार्स, मार्स के बाद है एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड के बाद है क्या चीज, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ध्यान रखना कि इसको, इस एस्टेरॉइड के पहले वाले को बोलते हैं इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह, और बाहर वाले को बोलते हैं एक्सो प्लैनेट, बाह्य ग्रह, एक्सो प्लैनेट, एक्सो प्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह, है ना, बाहरी ग्रह इसको बोला जाता है। ये सारे बाहरी ग्रह गैस हैं, या तो गैस है और या फिर बर्फ के गोले हैं। ध्यान रखना, सारे बाहरी ग्रह या तो गैस है या बर्फ के गोले हैं। लेकिन जितने भी अंदर वाले प्लेनेट हैं, आंतरिक ग्रह है, वो सारे के सारे चट्टानों के बने हुए हैं, ठोस हैं, वो चट्टानों के बने हुए हैं। क्लियर है। तो ये चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अब आते हैं कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह, सैटेलाइट। अरे भाई, जब सैटेलाइट बोल दे तो ध्यान रखियो प्राकृतिक की ही वो बात कर रहा है ना, तुम्हारे छोड़े हुए की बात नहीं कर रहा है। ऐसा छोड़ा हुआ तब तो सन के पास भी अपना सैटेलाइट हो जाएगा। चलो बताओ तो कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट होंगे। क्या वो अरुण ग्रह है, या वरुण ग्रह है, या बृहस्पति है, या शनि है। अंदर वालों के पास तो वैसे भी नहीं है, मंगल, ये अर्थ और ये से गिनती छोड़ दो, है ना, ऐसे ही देख लोगे। बाकी के पास कितने उपग्रह हैं जो अभी तक खोजे जा सके उस बेसिस पे, ठीक है, आंसर कर सकते हो। क्या सोचे। चलो, अरुण नहीं है, वरुण नहीं है, दोनों हमेशा टक्कर बनी रहती है इन दोनों में। कभी बृहस्पति आगे निकलता है, कभी शनि आगे निकलता है ना। अरे जैसे जैसे खोजोगे वैसे वैसे आगे पीछे होता रहेगा। फिलहाल के लिए इस समय
है ना। सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट है नेचुरल वो है किसके पास, शनि ग्रह के पास। इसके पास इस समय 82 उपग्रह हैं, 82 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, इतना याद रखना। ये सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा सैटेलाइट यदि किसी के पास है तो वो कौन सा है, वो है सैटर्न। कितना मजा आएगा ना, मतलब एकदम चंद्रमा पर चंद्रमा वहां पे एकदम नजर आते रहेंगे, मस्त। कछु ना देख पाओगे वहां पे, कुछ रह ही नहीं पाओगे तो देखोगे क्या। इन सब के बावजूद यदि तुम लोग करंट अफेयर फॉलो कर रहे होगे, करंट अफेयर को यदि फॉलो कर रहे होगे, तो यूएस में जो मैगजीन्स छपती है ना, तो इसी मैगजीन को जो छापा था वो इकोनॉमिक्स टाइम ने भी छापा था। इकोनॉमिक्स टाइम्स इंडिया का एक न्यूज़पेपर है, इसी को रीप्रिंट किया था, मतलब यूएस से न्यूज लेकर के प्रिंट किया था कि जुपिटर, है ना, जुपिटर अब सबसे ज्यादा सैटेलाइट वाला ग्रह बन चुका है। और इसके पास हाल ही में जो सैटेलाइट्स खोजे गए हैं, 12 नए सैटेलाइट्स खोजे गए हैं। जुपिटर के पास 12 नए सैटेलाइट्स खोजे गए हैं। और इस हिसाब से फिलहाल जुपिटर के पास जो टोटल नंबर ऑफ मून हो जाता है, टोटल टोटल नंबर ऑफ मून, चंद्रमा कितना हो गया, 92 हो गए हैं। कितने, 92। और इस हिसाब से यदि करंट अफेयर के हिसाब से देखे जाए तो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो कौन सा है, जुपिटर है। लेकिन ये फरवरी की खबर है, ये फरवरी की खबर है, फरवरी 2023, ठीक है। लेकिन यदि अब भी एनसीईआरटी यदि फॉलो करते हो तो सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे ज्यादा ग्रह वाला जो प्लैनेट है वो क्या चीज है, शनि, है ना। तो हालांकि पूछा तो यही जाना चाहिए, है ना, शनि को ही वो माना जाए। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाल ही में, हाल ही में, ठीक है, तब तो आंसर करोगे क्या, जुपिटर। जब हाल ही में ना पूछा गया हो तो आंसर रहेगा सैटर्न। यदि हाल ही में दिया गया हो वर्ड तो फिर तुम क्या आंसर करोगे, जुपिटर, सॉरी सैटर्न। नेक्स्ट, सौरमंडल के किस ग्रह के पास एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है भैया। कुछ तो है, एक कहाँ वो 82 चंद्रमा दिखाई दे रहे, 92 चंद्रमा दिखाई दे रहे, और कहाँ बेचारे सुनसान वाले भी हैं, है ना, अपने आप में खुश हैं वो लोग। तो बता सकते हो कि ऐसा कौन कौन सा ग्रह है जिसके पास अपना खुद का चंद्रमा नहीं है। क्या वो बुध है, क्या वो शुक्र है, क्या मंगल है, या फिर और वो दोनों है, यानी कि मरकरी है ना, या फिर वेनस है, और या फिर मार्स है। बता सकते हो आंसर। तो क्या आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा बुध के पास भी एक भी वो नहीं है सैटेलाइट, शुक्र के पास भी एक भी सैटेलाइट नहीं है, मंगल के पास 2 सैटेलाइट है, मंगल के पास 2 सैटेलाइट है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और ब दोनों ही करेक्ट है। क्लियर है। तो यदि न्यूज़पेपर तुम लोग फॉलो कर रहे होगे, करंट अफेयर यदि तुम लोग फॉलो करते होगे, तो करंट अफेयर का ही एक क्वेश्चन है यूरोपा। यूरोपा तुमने बहुत सुना होगा, यूरोप, यूरोपा। तुमको ये बताना है कि यूरोपा है क्या चीज। क्या वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, क्या वो एक बौना प्लैनेट है, क्या वो मंगल का उपग्रह है, और या फिर वो बृहस्पति का उपग्रह है। आंसर दे दो। तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, यूरोपा एक बृहस्पति का ग्रह है। ये बौना ग्रह बिल्कुल नहीं है, बौना उपग्रह होता ही नहीं है कुछ, मंगल का उपग्रह नहीं है भैया। तो ये किसका है, बृहस्पति, जुपिटर का एक उपग्रह है। ठीक है। चलो, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखो, मेरी पूरी कोशिश है कि ज्योग्राफी को करंट अफेयर से रिलेट करके दिखाया जाए, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में ज्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। यहां तक यूपीएससी वाले तो खैर जानते ही हो, वो तो इस मामले में और भी एडवांस है। तो फिलहाल बात करते हैं कि शनि का एक उपग्रह है ना, शनि ग्रह का एक उपग्रह है जिस पर जीवन के होने की संभावना जताई जा रही है। उस पर नदियां भी बहती है, उस पर समुद्र भी हैं, सब चीज है। तो ये तुमको बताना है कि ये कौन सा ग्रह, सॉरी, उपग्रह है। क्या वो यूरोपा है, क्या वो टाइटन है, क्या फोबोस है, और या फिर और बात दोनों है। आंसर कर दो।
समझ ही गए होगे। यूरोपा, अभी अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि ये बृहस्पति का उपग्रह है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। फोबोस जो है, फोबोस और डीमोस, ये मंगल ग्रह के, मार्स के जो है वो उपग्रह है। किसके? मार्स के उपग्रह है, तो ये संभव नहीं है। पीछे क्या बच गया? टाइटन, शनि का सबसे बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट मून है इस पूरे सोलर सिस्टम का। ध्यान रखना, इस पूरे सोलर सिस्टम का मतलब हमारे जितने भी ग्रह है, जितने भी मून है, उन सब में सेकेंड सबसे बड़ा मून है। तो सबसे बड़ा मून कौन सा है? गैनीमेड। ठीक है, सबसे बड़ा मून जो है वो क्या है? गैनीमेड। किसका? जुपिटर का। जुपिटर का। बृहस्पति का सबसे एक उपग्रह है गैनीमेड, ये इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है साइज में। लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट उपग्रह है वो कौन है? टाइटन, यानी शनि का ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और इस पर लाइफ की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि यहां सब चीज है, एटमॉस्फेयर है, समुद्र बहते हैं। ये बात अलग है कि ये समुद्र जो बने हुए हैं ना, वो समुद्र बना हुआ, यानी सॉरी सॉरी, ये जो समुद्र बने हुए हैं ना, तो ये समुद्र में बहती है मीथेन गैस। मीथेन, मीथेन का जो लिक्विड होता है, मीथेन का जो द्रव होता है वो बहता है। और यहाँ जो बर्फ बना हुआ है वो भी मीथेन का ही बना हुआ है। बादल जो है वो भी मीथेन के हैं। एटमॉस्फेयर वो भी मीथेन ऑक्साइड इन सब से बना हुआ है। तो हमको यही देखना है कि क्या ये मीथेन के एनवायरनमेंट में पैदा होने वाले कोई जीव उस टाइटन पर रह सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे मिशंस भेज रहे हैं, देखा जाएगा फ्यूचर में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? तो तुमको वैसे भी पता है, चलो देखो। रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं रेड प्लेनेट मंगल को। किसको बोलते हैं? मंगल को। और इसके रेड होने का कारण है, देखो रेड होता है जंग, लोहे के ऊपर लगा हुआ जो जंग होता है ना, रस्ट, देखिए कैसे कलर का होता है, लगभग लगभग डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो बस यहां भी आयरन ऑक्साइड FeO, Fe2O3, इनकी भरमार है ना। आयरन ऑक्साइड यानी लौह अयस्क, लौह अयस्क मंगल पर भरे हुए हैं। और यही वजह है कि मंगल का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है? रेड कलर दिखाई देता है। ओके, सौर मंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह, ये तो वेल नोन फैक्ट है, तुम जानते ही हो, है ना। फिर भी आंसर करोगे? उम्मीद है सबको पता ही होगा। तो सौर मंडल में नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है, पृथ्वी को, है ना। क्यों? क्या होता है कि सूरज की रोशनी जो आती है वो इसमें से ब्लू लाइट पूरे एटमॉस्फेयर में बिखर जाता है, ब्लू लाइट पूरे एटमॉस्फेयर में बिखर जाता है। जब भी स्पेस से तुम देखोगे अर्थ को, तो वो क्या दिखाई देगा तुमको? ये नीला दिखाई देगा। क्लियर है? बोलते तो हैं पानी की वजह से, पानी की वजह से कि पानी नीला होता है, लेकिन रीजन तो वही है, नीला रंग क्या होता है? ये बिखर जाता है। लेकिन एक प्लेनेट ऐसा भी है जो अर्थ से भी ज्यादा ब्लू है, ठीक है, अर्थ से भी ज्यादा ब्लू दिखाई देता है। और वो प्लेनेट कौन सा है? कौन सा है? वो प्लेनेट है वरुण ग्रह। वो प्लेनेट है वरुण ग्रह। लेकिन यहां गैस की वजह से, ये गैस की वजह से नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहां बने हुए हैं मीथेन गैस के बादल। और ये मीथेन गैस का कलर ही दिखाई देता है कैसा? नीला। इसी वजह से ये नीला दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? भाई ये थर्ड क्लास में भी पढ़े होगे तुम लोग फिर भी बताओ, कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 82 डिग्री, 33.5 डिग्री या 66 डिग्री? 1 सेकेंड। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या चीज हो जाएगा? 23.5 डिग्री। यानी धरती को होना चाहिए था ऐसा, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन धरती ऐसी नहीं है। धरती क्या है? जो सन का चक्कर लगा रही है वो ऐसे लगा रही है। मतलब जो इसका ओरिजिनल एकदम एक्सिस होना चाहिए था, परपेंडिकुलर एक्सिस, उस पे ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। क्लियर है? याद रहेगा ये चीज। अगला क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? देख रहे हो, कथन दिए गए हैं, तुमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या यह पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है ग्लोब पर, एक दूसरे के समानांतर होती है, और ये कुल 180 हैं, और या फिर सारे के साइज सही हैं? 5 सेकंड ले लो और आंसर करो।
तो उम्मीद है तुमने सही आंसर चुना होगा। तो सही आंसर क्या चीज है? ये बिल्कुल ये रहा ग्लोब, और ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखाएं खींची जाती है, इन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्लियर है? दूसरी, एक दूसरे के समानांतर होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। ओके, और ये 180 की संख्या में, हाँ बिल्कुल, 90 नीचे की तरफ है और 90 बीचों बीच से ऊपर की तरफ है। क्लियर है? तो विषुवत रेखा से यानी इक्वेटर, ये जो बीचों बीच लाइन है, इससे 90 ऊपर 90 दक्षिण, ठीक 180 टोटल हो गए। तो इसका मतलब सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस नंबर क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ड्स हमेशा ध्यान रखना, सही नहीं है। ठीक है, आंसर देखो, ऑप्शन देखो। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है। दूसरा है ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। तीसरा है ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। और या फिर एक ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं। क्या लगता है तुमको कौन सा सही आंसर होगा? देखो और आंसर करो 5 सेकंड में। कुछ मिला? चलो पहली बात करते हैं, ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई। ये रहा ग्लोब, और ग्लोब पर जो उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखाएं खींची जाती है उनको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा है रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, बिल्कुल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों को जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही हैं। और ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो बिल्कुल नहीं। इन रेखाओं के बीच यहाँ इक्वेटर पर गैप ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पोल पर गैप बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो ये समानांतर नहीं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती है, बिल्कुल देख ही रहे हो, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर क्या होती है, ये सारे के सारे एक ही जगह पर मिल जाते हैं, यहाँ भी ये सारे सारे एक जगह पर मिल जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन है? नहीं है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड्स आर द पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की तुमने समझ लिया, अक्षांश रेखाएं कितनी थी? तो अक्षांश रेखाएं थी 180। तुमको बताना है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स की संख्या टोटल कितनी है। क्या वो भी 180 है, या 110 है, या 220 है, या 360? 5 सेकेंड, आंसर। क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर 180? अरे नहीं यार, इसका ठीक डबल कर दो, 180 का ठीक डबल कर दो, 360 है ना। ये है अर्थ, इसके बीचों बीच जो भी रेखा है जो दो भाग में बांटती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, है ना। तो इधर भी 180 लाइंस है देशांतर रेखाएं, और इधर भी 180 देशांतर रेखाएं। क्लियर है? देशांतर रेखाओं का यूज क्या किया जाता है? समय देखने के लिए, समय देखने के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? 360। कई लोगों को ना वो 5 सेकंड का जो टाइम देता हूं वो बोर लगता होगा, है ना, लेकिन 5 सेकंड बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका कारण भी है कि तुम खुद सोचो, खुद से आंसर करो, और तुमको कॉन्फिडेंस आएगा यदि तुमने सही आंसर किया तो। ठीक है, इसीलिए मैं समय देता हूं। नेक्स्ट है कि एक अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ। मैंने बताया था ना कि ये जो बीच की लाइन है, इसके इधर दक्षिणी गोलार्ध हो गया और इधर उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो इसमें भी 23.5 डिग्री होगा और इसमें भी 23.5 डिग्री होगा। तो ये जो उत्तरी वाला हाफ डिग्री है 23.5 उत्तरी वाला, इसको किस नाम से जाना जाता है? क्या उसको उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है, और या फिर कर्क रेखा बोलते हैं, या विषुवत रेखा बोलते हैं, या मकर रेखा बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहा था ना, मतलब बीए का जब एग्जाम दे रहा था और इसका प्रैक्टिकल हो रहा था, वाइवा हो रहा था, और हमारे ग्रुप में 2 बच्चे ऐसे थे जिनका जब ये वाइवा ले रहे थे और सर ने पूछा कि क्या नाम है इसका, यानी ये नाम लेकर के इन्होंने पूछा कि उसका मेजरमेंट क्या है, और वो आंसर नहीं दे पाया। मतलब ये कंडीशंस है अपने ग्रेजुएशन लेवल की, समझ रहे हो ना। तो बता दो तुम ही क्या सही आंसर है। चलो, तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश रेखा कोई भी नहीं होती है,
विषुवत रेखा बिल्कुल सही आंसर नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। क्लियर? कर्क रेखा। आगे हम लोग आते हैं कि किस रेखा को आर्कटिक सर्कल भी बोला जाता है? आर्कटिक सर्कल, ठीक है, बता सकते हो? 23.5 डिग्री उत्तर वाले को, या 23.5 दक्षिण वाले को, या 66.5 उत्तर वाले को, या 66.5 दक्षिण अक्षांश को। ठीक है, ये सारे अक्षांश है, उत्तर और दक्षिण लिखा गया मतलब अक्षांश है। और कहीं पर पूर्व और पश्चिम लिखाया हुआ हो, यानी वेस्ट और ईस्ट लिखाया गया हो, तो समझ जाओ वो क्या है? देशांतर रेखाएं, है ना, देशांतर रेखा। दक्षिण और उत्तर क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये लाइन इसको उत्तर और दक्षिण में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में गोलार्ध में बांटती है, तो इसीलिए उत्तर और दक्षिण लगाया जाता है। जब ये लाइन होगी धरती के बीचों बीच देशांतर जो होगा, तो इसके इधर हो जाएगा पूर्वी और इधर हो जाएगा पश्चिमी, तो इसीलिए उसमें क्या लगता है? नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट लगता है। ठीक है, तो वो देशांतर रेखाएं होंगी। अब बता सकते हो तुम लोग? आंसर दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चीज हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, आर्कटिक, अरे नाम से ही पता करो ना यार। आर्कटिक, आर्कटिक कहां पर है? यही है ना, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, महासागर, आर्कटिक महासागर। तो बस इसके पास में जो लाइन खींची गई है, ये लाइन है 66.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्वे, यूरोप के बहुत सारे कंट्री इस लाइन पर आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, आइसलैंड, है ना, फिनलैंड के कुछ पोर्शंस, रशिया, है ना। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ इस रीजन में ठंड बहुत ज्यादा है। ठीक, ध्रुव के बिल्कुल नजदीक है ना, ये ध्रुव है, ध्रुव के बिल्कुल नजदीक है, तो ठंड यहाँ बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी मौसम जब गर्मी का टाइम हो तो सुहाना भी रहता है, समझ गए। और एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंस यहाँ पर होता है, उत्तरी ध्रुव पर ना, जब कभी नॉर्वे जाओगे तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर बहुत सारे कलरफुल लाइट्स तुमको एटमॉस्फेयर में दिखाई देंगी। ऐसा लग रहा है होगा कि जैसे कोई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे आतिशबाजी चल रही हो, हाँ, वैसे एकदम कलरफुल लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। इनको बोला जाता है नॉर्दर्न लाइट्स, या फिर उत्तर नॉर्दर्न अरोरा, नॉर्दर्न अरोरा, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस। क्लियर है? तो ये इस लाइट को या तो नॉर्दर्न लाइट बोल लो, या नॉर्दर्न अरोरा बोल लो, या ऑरोरा बोरियालिस बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो ये यहाँ पर मतलब स्पेशल इंसिडेंस है जो केवल यहीं पर होता है और कहीं पर नहीं होता। आगे है कि किस रेखा को विषुवत रेखा भी बोला जाता है ना, बोला जाता है। किस रेखा को विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं? क्या वो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, या 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, या एग्जैक्टली 0 डिग्री अक्षांश को, और या फिर 0 डिग्री देशांतर को? आंसर कर सकते हो क्या? चलो, तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? जब 0 डिग्री है तो ना तो उत्तर में जाएगा ना दक्षिण में जाएगा, दोनों ही गलत है। 0 डिग्री क्या रहेगा? बीचों बीच रहेगा। तो इक्वेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्लियर है? देशांतर नहीं होगा। आगे है कि दक्षिणी ध्रुव के अक्षांश का माप क्या है? साउथ पोल, यहां पर जो अक्षांश होगा इसका मेजरमेंट क्या होगा? इस अक्षांश का मेजरमेंट क्या वो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, या 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा, या 0 डिग्री 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा? आंसर कर सकते हो? चलो, इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? इसका दक्षिणी ध्रुव है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मैंने क्या बोला? अक्षांश रेखाएं 90 होती है, तो 1 2 3 4 5 छोटी होती जाएंगी और एक बिंदु आ जाएगा। इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ऊपर वाले बिंदु को बोला जाएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर है? ओके, अब आते हैं कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। एक अक्षांश रेखा है जो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, क्या तुम बता सकते हो वो कौन सी है?
एग्जैक्टली कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको अभी अभी हम लोगों ने बोला था कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है? कर्क रेखा, ठीक है। यही है, इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है कि भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। बताओ कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो तुम्हारे सामने फिगर है, तुम लोग देख सकते हो। कर्क रेखा सबसे पहले पश्चिम में देखो कहां से गुजरेगी? गुजरात से। सबसे पहले कहां से गुजरेगी? गुजरात से, है ना। गुजरात के बाद कहां जाएगी? ये राजस्थान का दक्षिणी भाग लेती है, राजस्थान का दक्षिणी भाग। फिर आ जाएगा क्या चीज? मध्य प्रदेश। फिर आ जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा स्टेट आएगा? झारखंड। और ये झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है, याद रखना। झारखंड की कैपिटल है रांची, है ना। झारखंड की कैपिटल है, झारखंड वालों तुम्हारे लिए झारखंड की कैपिटल है रांची है, तुम्हारे जेपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बीचों बीच से एक रेखा पास होती है, ये कर्क रेखा ही है जो इसके बीच से पास होती है। उसके बाद हो जाएगा क्या? पश्चिमी बंगाल, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल। फिर हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा से पास हो रही है। और फिर कहां से पास हो रही है? मिजोरम से, है ना। तो भारत के इन राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। और इसको याद रखना, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। ये नहीं पूछेगा कि गुजरती है, ये पूछेगा कि नहीं गुजरती है। तो किन से नहीं गुजरती है वो तब कर पाओगे जब तुम्हें ये पता रहेगा कि किन से गुजरती है। मैप याद कर लो, ये भी हो सकता है। चलो आखिरी क्वेश्चन है कि 0 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है? ये बड़ा फेमस नाम है ना। बहुत बार तुम लोग सुने होगे और पढ़े होगे। बता सकते हो 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जानेंगे? क्या वो विषुवत रेखा है, क्या वो ग्रीनविच रेखा है, या समय रेखा, या मध्य रेखा? छोड़ो, ले लो 5 सेकेंड। क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा जो है ना, वो इंग्लैंड में एक शहर है, इंग्लैंड में एक शहर है, उसका नाम ही है ग्रीनविच। ग्रीनविच। तुमने यदि थॉर मूवी देखी होगी, थॉर की पहली मूवी, क्या नाम था जो भी है वो देख लेना, है ना, पहली मूवी। तो उसमें देखना वो बार बार मतलब आखिरी इंड जब होने लगेगा ना, तो वहां देखना, वहां एक वर्ड आएगा ग्रीनविच, ग्रीनविच, है ना। तो ये ग्रीनविच शहर है जहां से ये रेखा गुजरती है और इसी वजह से उसका नाम ही पड़ गया क्या? ग्रीनविच लाइन। क्लियर है? तो इससे पहले कि मैं तुमको टाटा गुड बाय करूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर ही दो दोस्तों के साथ में। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दो, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।